अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। करंटली जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में है। सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड गाबा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। केमिकल फार्मूला है C7H16NO2। वैसे साइकोलॉजी में आपसे एसिटोकोलिन के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन उसका केमिकल फार्मूला मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा गया हो। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसिटोकोलिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटोकोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल रोल प्ले करता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हमारी बायोलॉजी और फिज़िकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह। और साइकोलॉजिकल फंक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमारी कॉग्निशंस, इमोशंस, मेंटल प्रोसेसेस वगैरह जितने भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से एसिटोकोलिन जो है वो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस दोनों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर हमारे पास प्री साइनैप्स है, नीचे पोस्ट साइनैप्स है, बीच में जो स्पेस है उसको साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, या फिर प्री साइनैप्स और पोस्ट साइनैप्स के दरमियान जो स्पेस होगी उसको साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। आप फंक्शंस को जब अंडरस्टैंड करेंगे या पढ़ेंगे तब आपको इजीली ये डायग्राम समझ आएगी। रोल्स ऑफ एसिटोकोलिन, सबसे पहले क्या है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि एसिटोकोलिन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है नर्व्स के दरमियान में और मसल्स के दरमियान में। एज अ रिजल्ट मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड वन इज़ न्यूरो ट्रांसमिशंस। क्या फंक्शन करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, उसमें ये हेल्प आउट करता है। तो ये हमारे पास 2 न्यूरॉन्स हैं और एसिटोकोलिन जो है इनके दरमियान में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट कर रहा है। इसके अलावा मेमोरी एंड लर्निंग में भी ये कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली विद इन द हिप्पोकैम्पस, क्योंकि हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी सेंटर होता है, मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे एसिटोकोलिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दिस अटेंशन एंड अराउजल में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली उन फंक्शन से रिलेटेड जिसमें सेंसरी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सेंसेस हमारी कौन सी होती हैं, 5 होती हैं, जिसमें आइज़ इन्वॉल्व होती हैं, ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी टंग इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से करके ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों से जब हम कोई डेंजरस चीज़ देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर देखते हैं, लॉयन देखते हैं, तो एकदम से हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कानों से अगर किसी स्ट्रेंजर की आवाज़ सुनते हैं तो भी हम एकदम से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि यार कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो हमने अपनी सेफ्टी करनी है। इसी तरह अगर ज़ुबान से हम कोई नेगेटिव चीज़ या पॉइजनस या टॉक्सिक चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, या ऐसी चीज़ टेस्ट करते हैं जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो फ़ौरन से हम अलर्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को फ़ौरन से मुँह से बाहर निकाल देते हैं। लास्ट इज़ रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शंस। ऑटोनॉमिक फंक्शंस वो होते हैं जो ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं, जैसे हार्ट रेट क्या है, ऑटोमेटिक हो रहा होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक है, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस ऑटोमेटिक है। तो इन सब में जो एसिटोकोलिन है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि इसमें ऑटोमेटिक फंक्शंस में, यानी वो फंक्शन जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसऑर्डर्स लिंक टू एसिटोकोलिन इम्बैलेंस, कि जब एसिटोकोलिन इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसकी डेफिनेशन माइंड में रखनी है कि हमने पढ़ा था कि ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसिटोकोलिन जब इम्बैलेंस होता है तो अल्जाइमर डिजीज़ होता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव फंक्शंस और मेमोरी इम्पेयर होती है। फंक्शंस में भी हमने डिस्कस किया था कि एसिटोकोलिन जो है वो मेमोरी और लर्निंग में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब एसिटोकोलिन इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारी मेमोरी एंड लर्निंग जो है वो इफ़ेक्ट होगी, जिसकी वजह से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में डिक्लाइन आएगा और मेमोरी इम्पेयर हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एसिटोकोलिन की ट्रांसमिशन डिस्टर्ब होगी तो एज अ रिजल्ट मसल्स वीक होंगे और एग्जॉस्शन होगी। लास्ट वन इज़ पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है, अगेन डेफिनेशन माइंड में रखनी है कि हमने पढ़ा था कि ये फिजियोलॉजिकल में भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब है जब एसिटोकोलिन इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में मोटर सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होगी। मीन्स हमारी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो जब बॉडी खुद को बैलेंस ही नहीं कर पा रही तो इंडिविजुअल जो है वो चल फिर भी नहीं सकेगा क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इज़ के अब हम ACH लेवल को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लाइफस्टाइल को हम चेंज करते हैं, यानी कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो है हमें फिजिकली भी एक्टिव करती है और मेंटली भी एक्टिव करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। सेकंड इज़ स्लीप, जो कि हमारी बॉडी को अगेन फिज़िकली और मेंटली एक्टिव करती है और ACH लेवल को ऑप्टिमाइज़ करती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे ये ज़रूर पूछते हैं कि उसकी नींद कैसी है, भूख कैसी है, स्ट्रेस लेवल के बारे में हम बात करते हैं, हम उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं ताकि उसके न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो बैलेंस्ड रहें। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ACH लेवल जो है वो बैलेंस रहेगा। लास्ट वन इज़ कीप योर माइंड एक्टिव। प्रेजेंट मोमेंट में रहना और कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए सॉल्यूशन पे फोकस्ड करें। कोई न्यू स्किल एक्वायर करें, अगर आपके पास पहले से मौजूद स्किल्स हैं तो उनको यूटिलाइज़ करें, उन पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बाद हमारी डाइट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो डाइट लें जिसमें कोलिन हो, जैसे एग्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और मीट वगैरह। उसके अलावा ग्रीन टी भी एसिटोकोलिन को बैलेंस करने में हेल्प आउट करती है या उसको बूस्ट करती है। लास्ट वन इज़ मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन। जब हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड्स लेते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो बैलेंस रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ को मेंटली एंड फिज़िकली एक्टिव बनाती हैं, जिसमें हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्लीप और जो है वो हमारे बेहतर होने चाहिए एज के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने में, मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल हेल्थ को। चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फ़िज़िकल हेल्थ हो, दोनों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ दिन से ज़्यादा आप अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फ़ौरन से प्रोफ़ेशनल से हेल्प लें। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।